गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेस्ट का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो आपके सामने देखना। पहला क्वेश्चन था आपका ग्लिसर एल्डिहाइड की डीएल समावयवी की आपको संरचना बनाती थी, उनके जो आइसोमर जितने बन सकते थे आपको पता है, मैंने बता रखा था डीएल कैसे बनाते हैं। आपको डीएल जब देखा जाता है तो वहां पर ओएच की स्थिति देखनी होती है, समझ गए। तो ओएच यदि आपको दिखाई देगा वहां पर राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ, तो उसके आधार पर आप बता सकते थे इसको डीएल किस प्रकार होगा। चलिए देखना, पहला क्वेश्चन दे रखा था ग्लिसर एल्डिहाइड। तो ग्लिसर एल्डिहाइड होता है आपका C3H6O3, ये होता है ग्लिसर एल्डिहाइड। अब ग्लिसर एल्डिहाइड की बात करेंगे तो इसका हो गया अणुसूत्र। अब देखो यहां से इसकी दो कॉन्फ़िगरेशन संभव होते हैं, मैंने बोला था डी और एल। इसके लिए क्या करना आपको, सबसे पहले दो इस प्रकार की आप रेखा खींचते हो। चलिए ये आपको पता है कार्बन होता है यहां। अब यहां पर आप क्या करते हो, जो ग्रुप है मुख्य क्रियात्मक समूह है उसको सबसे ऊपर की ओर लगाते हो, और यहां क्या हो गया आपका CH3, सॉरी यहां हो जाएगा आपका CH2OH, और यहां हो गया H और OH। तो देखना 1 2 3 कार्बन हो गए। फिर आगे देखना 2 3 4 5 6 क्या हो गए आपके हाइड्रोजन एटम हो गए। 1 2 3 क्या हो गए आपके ऑक्सीजन एटम हो गए। अब आपको देखना है OH समूह की स्थिति। देखो इधर OH समूह आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दाईं ओर, समझ गए। तो OH समूह यदि दाईं ओर है तो उसको क्या बोल दोगे आप, डी कॉन्फ़िगरेशन बोल दोगे। यदि OH समूह आपका बाईं ओर है तो उसको क्या बोल दोगे आप, एल कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इसका नाम जब दोगे तो क्या बोलोगे, इसको डी ग्लिसर एल्डिहाइड। क्या बोल दोगे, डी ग्लिसर एल्डिहाइड। जब बात करेंगे इसका एल बनाना है, एल बनाने के लिए यहां आपका CHO हो जाएगा, और आपका जो OH समूह होगा वो किधर होगा, लेफ्ट में होगा, ये आपका CH2OH। इसको क्या बोलोगे आप, एल ग्लिसर एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज कौन कौन से परीक्षण नहीं देता है आपको बताना है। तो देखो मैंने बताया था कि ग्लूकोज है वो निम्न तथ्यों को नहीं समझा सकता, इसका मतलब वो परीक्षण नहीं दे सकता। और इसका कारण बताया था मैंने कि वहां पर जो आपका एल्डिहाइड समूह होता है उसके कारण होता है, कुछ रिएक्शंस तो देता है वो, कुछ रिएक्शंस नहीं देता। तो मैंने बोला था कि वो सिप अभिकर्मक जानते हो आप, उस सिप अभिकर्मक के साथ में टेस्ट नहीं देता है ग्लूकोज आपका, समझ गए मेरी बात को। इसके अलावा NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में यह योगात्मक उत्पाद नहीं बनाता है। तीसरी बात करेंगे, आपका जो 2,4-DNP होता है उस 2,4-DNP के साथ में यह टेस्ट नहीं देता है। तो ये परीक्षण ग्लूकोज नहीं देता है। अगला क्वेश्चन था 2,4-DNP का पूरा नाम लिखना था आपको और इसके स्ट्रक्चर बनानी थी। देखना 2,4-DNP है, इसका पूरा नाम लिखते हुए इसकी स्ट्रक्चर आपको बनानी थी। अब देखो यहां पर आप गलती क्या कर देते हो, 2,4-DNP, क्योंकि मैंने देखा है, ऐसा ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल कर देंगे, जो कि स्ट्रक्चर आपकी क्या होती है, गलत होती है, समझ गए। इसका नाम जब पूरा लिखोगे 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन या हाइड्रोजीन भी बोल सकते हो। चलिए आपको करना कुछ नहीं है, हाइड्राजीन बनाओगे NH2NH2। अब देखो यहां पर इस हाइड्रोजन से कोई ग्रुप ऑफ एटम्स लगा हुआ है, तो इसका आप क्या कर दोगे, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओगे, और अब क्या जोड़ना आपको, यहां एक फेनिल समूह जोड़ना है। जोड़ दिया फेनिल समूह, ये फेनिल समूह आपने जोड़ा। अब फेनिल समूह जोड़ने के बाद में देखना आप क्या है, यहां पर कोई आपका समूह लगा हुआ है, इसका मतलब 2 नंबर पोजीशन ये होगी। तो 2 और 4 पे क्या लगे हुए हैं आपके, नाइट्रो समूह लगे हुए, तो इसको लगा दो यहां नाइट्रो, और 1 2 3 और 4 यहां क्या हो जाएगा आपका
नाइट्रो। ये आपका बन गया 2,4-DNP, जबकि आपको पता है 2,4-DNP टेस्ट आपका ग्लूकोज नहीं देता है। चलिए बात करेंगे अल्फा और बीटा है ग्लूकोज है, इसकी आपको हार्वर्ड संरचना बनानी है। हार्वर्ड संरचना बनाने के लिए मैंने आपको बता रखा है, आपको पता होगा, इसकी एक आपको पायरेन से क्या करनी है समानता, और वो पायरेनोज रिंग बनानी है। देखना अल्फा और बीटा जो आपके ग्लूकोज होते हैं, जिनकी फॉर्म क्या होती है, जिनका विन्यास क्या होता है, D+ होगा, ठीक है, उनकी अपन बनाएंगे हार्वर्ड संरचना। देखिए हार्वर्ड संरचना कैसे बनाएंगे। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था एक पायरेनोज रिंग बनानी होती है, और पायरेनोज रिंग क्या होती है आपकी, इस प्रकार की वलय होती है। आई बात समझ में, जिसमें 6 सदस्य होते हैं और एक विषम परमाणु होता है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ। बनाते हो आप, तो मैंने बोला था आपको करना क्या है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखनी है, ठीक है। ग्लूकोज की जब स्ट्रक्चर देखते हो तो आप पाते हो कि ग्लूकोज की जो अल्फा फॉर्म होती है उसमें आपका H समूह हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है, और OH क्या होता है, हमेशा नीचे होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर वाले जो ग्रुप हो गया आपको उसको क्या रखने हैं, लेफ्ट वाले ग्रुप को ऊपर रखना है, और राइट वाले जो ग्रुप होते हैं उनको क्या रखना है, इसमें नीचे रखना है। आई बात समझ में। चलिए तो H यहां होगा आपका, OH यहां होगा। अब 2 नंबर कार्बन भी क्या होता है आपका, H इधर होता है, फिर क्या होता है, OH होता है। यहां H लिखा मैंने, यहां OH लिखा। 3 नंबर कार्बन पे अपोजिट होता है, जो आपका OH ग्रुप होता है वो लेफ्ट में होता है, और H आपका क्या होता है, राइट में होता है। जो लेफ्ट में होता है उसको ऊपर लिखा जाएगा, तो यहाँ OH फिर H, फिर इधर भी क्या होगा, H होगा, यहाँ क्या होगा आपका OH होगा, और जो हेवी ग्रुप होगा उसको क्या लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। ये तो आपका हो गया अल्फा D+ ग्लूकोज। और मैंने बोला है ना इसको, ये D तो इसके विन्यास को बताता है, और प्लस क्या बताता है, इसके घूर्णन को बताता है। समझ गए, यानी कि कैसा घूर्णन हो रहा है, इसमें क्लॉकवाइज हो रहा है, तो पॉजिटिव लिखेंगे। अब देखिए, अब बनाते इसकी बीटा फॉर्म बनाते। बीटा फॉर्म में आपको पता है OH ग्रुप होता है वो इस तरफ होता है, इस तरफ मतलब लेफ्ट की ओर होता है, तो केवल 1 नंबर कार्बन पर क्या होगी, भिन्नता होगी। चलिए देखना, यहां पर ग्रुप एटम लगाने आपको OH समूह यहां होगा, बाकी सब जगह आपको कोई चेंज करना नहीं है, जैसा है वैसे करके छोड़ देना है। चलिए अब देखो, ये एक प्रकार का एनोमेरिक कार्बन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन है अपना, वो भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एनोमेरिक कार्बन को परिभाषित कीजिए। 6वां क्वेश्चन बता रहा हूं पहले मैं। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, देखना ग्लूकोज के जब आप स्ट्रक्चर्स देखते हो तो आप पाते हो, क्या पाते हो कि ग्लूकोज का जो C1 कार्बन एटम होता है, अल्फा की बात कर रहा हूं, और ये क्या आपका बीटा D ग्लूकोज, इसके H और OH के जो विन्यास में भिन्नता होती है, H और OH के विन्यास में भिन्नता कोई आप क्या बोलते हो, पायरेन रिंग में आप बोलते हो उसको, इस कार्बन को बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एनोमर होते हैं। ऐसे समाई क्या कहलाते हैं, एनोमर कहलाते हैं। मामला क्लियर है, दोबारा बता रहा हूं, इसके क्या होता है, कार्बन 1 पे और कार्बन 1 पे, यानी कि अल्फा और बीटा की जो कार्बन आप देखते हो पेस्ट कार्बन होता है, उसके विन्यास में आपको भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये दोनों आपस में कहलाते हैं एनोमर कहलाते हैं। इसके अलावा इस कार्बन को क्या बोला जाता है, एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। और आप यदि आपको एनोमेरिक कार्बन की पहचान करनी है तो आपको एक ही कार्बन पे क्या दिखाई देंगे, 2 ऑक्सीजन एटम लगे हुए दिखाई देंगे। यदि आपसे क्वेश्चन दे दे खूब सारे और आपसे पूछ ले कि इनमें से एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा, तो देखो ऑक्सीजन यहां लगी हुई है कि कार्बन पे और यहां लगी हुई है, तो ये क्या हो गया आपका एनोमेरिक कार्बन। तो देखो 6वां क्वेश्चन था, एनोमेरिक कार्बन को परिभाषित कीजिए, बता दिया मैंने। ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन का निर्धारण करना है, इसका मतलब आपका जो C1 कार्बन होता है उसके विन्यास में क्या होती है, अल्फा और बीटा फॉर्म में भिन्नता होती है, और वही कैसा होता है आपका एनोमेरिक कार्बन होता है। इसके एनोमर बनाने या आपस में क्या होगा, इसके एनोमर बनाने हैं। 6 और 7 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखना,
ग्लूकोज की सहायता से उसके अल्फा की बात कर रहा हूं मैं और उसके बीटा की बात कर रहा हूं, यानी अल्फा और बीटा ग्लूकोज को कैसे प्राप्त किया जाता है और अल्फा और बीटा ग्लूकोज रूप का गलनांक आपको क्या करना है, बताना है। चलिए देखना, ग्लूकोज की बात की अपन ने, मैंने बोला था ग्लूकोज के दो फॉर्म होते हैं। ये एक तो आपको मिलेगा इसका अल्फा रूप क्रिस्टलन द्वारा, एक आपको क्या मिलेगा इसका बीटा रूप, यानी एक तो अल्फा रूप मिलेगा आपको, एक बीटा रूप मिलेगा। अल्फा रूप कब मिलता है आपको, 303 केल्विन ताप पर जब आप इसका क्रिस्टलीकरण करते हो, और आपको बीटा रूप मिलता है जब आप ग्लूकोज का क्रिस्टलीकरण करते हो 373 केल्विन ताप पर। समझ गए मेरी बात को? यदि आप 303 केल्विन ताप पर ग्लूकोज का क्रिस्टलीकरण करते हो तो आपको अल्फा ग्लूकोज की प्राप्त होती है, और इसी प्रकार यदि आप 373 केल्विन ताप पर ग्लूकोज का क्रिस्टलीकरण करते हो तो आपको बीटा ग्लूकोज प्राप्त होता है। और आप देखते हो इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बीटा ग्लूकोज का ज्यादा होता है। अल्फा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन होता है, जबकि आपका जो बीटा ग्लूकोज होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको दिखाई देता है 423 केल्विन। अब आप यहां से स्टेबिलिटी बता सकते हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, समझ गए? अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछे इनके स्थायित्व का क्रम तो वो भी बता सकते हो। इसका मतलब बीटा रूप है आपका ग्लूकोज का, वो इसके अल्फा रूप से क्या होगा, ज्यादा स्थायी होता है। चलिए अपने ये हो गए, पांचवा क्वेश्चन हो गया, छठवां कर लिया अपन एनोमरी कार्बन को, सातवां कर लिया, आठवां क्वेश्चन एपीमर किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था एपीमर क्या होते हैं। एपीमर होते हैं आपके एक प्रकार के डाई स्टीरियोमर, जानते हो, यानी कि एक प्रकार के होते हैं विवरिम समावेवी, और विवरिम समावेवी का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब वो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा उनमें क्या हो, दो से ज्यादा किरेल कार्बन हो, क्या हो, दो से अधिक किरेल कार्बन हो, लेकिन क्या होनी चाहिए, उनके विन्यास में भिन्नता होनी चाहिए। यानी एक जो आपको कार्बन दिखाई देगा उस एक कार्बन के विन्यास में आपको क्या दिखाई देगी, भिन्नता दिखाई देगी। चलिए क्वेश्चन है एपीमर किसे कहते हैं बता दिया। डी ग्लूकोज के आपको एपीमर बताने हैं, तो देखना मैंने बोला था डी ग्लूकोज के आपके दो एपीमर दर्शाता है डी ग्लूकोज, एक तो डी मेनोज के साथ और एक आपका डी गैलेक्टोज के साथ। चलिए आपको बताना था कि ग्लूकोज के कौन कौन से एपीमर होते हैं, तो मैंने बोला था कि आपका जो ग्लूकोज होता है वो गैलेक्टोज के साथ में, तो देखो ग्लूकोज, अब ग्लूकोज कौन सा, डी ग्लूकोज, ठीक है। ये आपका दर्शाता है एपीमर डी मेनोज के साथ में। आप यहां बता सकते हो आपका डी ग्लूकोज होता है वो डी गैलेक्टोज के साथ में एपीमर दर्शाता है, समझ गए। चलिए तो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज किस प्रकार के एपीमर है, C4 एपीमर होते हैं, और डी ग्लूकोज और डी मेनोज किस प्रकार के एपीमर होते हैं, तो ये आपके क्या हो गए, इधर से C2 एपीमर, ये तो आपस में हो गए C2 एपीमर। अब आप जब डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लोगे, अब आपको क्या करना है, C2 यानी 2 नंबर कार्बन पे जो विन्यास होगा उसको विपरीत करना है, वो तो क्या हो गया, वो कहलाता है आपका डी मेनोज, और 4 नंबर कार्बन आप देखते हो तो वो क्या कहलाता है आपका डी गैलेक्टोज कहलाता है। ये होते हैं आपके एपीमर। तो आप बता सकते हो डी ग्लूकोज डी गैलेक्टोज का रिश्ते में C4 एपीमर होता है, जबकि डी ग्लूकोज है उसका एपीमर होता है डी मेनोज, और वो कौन सा एपीमर होता है, C2 एपीमर होता है। तो ये अपन ने बात की। आज का जो टेस्ट था उसका वीडियो सॉल्यूशंस है, इन क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए और अच्छे से आगे की तैयारी करते रहिए। तब के लिए थैंक्स।